Hello friends, welcome to my YouTube channel Care Tax. So today we are bringing to you an important topic under GST, that is input tax credit under GST. So this topic is being brought to you in the different parts. So today we are discussing only on the first part of it, and it's the block trade part of the input tax credit. Okay. So block trade part means the items on which input tax credit is not allowed under CGST Act 2017. So we are not discussing today on the other eligibility criteria or the time limit for availability of credit or the reversal of credit. We are discussing only on the block trade part. So this topic is very much important for the students who are pursuing the CA, CS and CMA course, as well as for the business people. Okay, because this non-compliance of these provisions may result into levy of interest and penalty by the government authorities. So this topic has a very much relevance. Even the business people have to follow this provision very strictly. So let's start. I have tried to explain the entire provision in a single slide and in a very simple manner, so that you can easily understand and remember the relevant provisions for your work. So friends, let's start. We'll move to the next slide. Let's start. Yeah. So let's start. So first item on which credit is restricted is motor vehicle. So motor vehicle, in case of motor vehicle, credit is available subject to certain restrictions. So we'll see that in case of passenger vehicles, means in case of passenger motor vehicles, the credit will be allowed only if the seating capacity is 14 or more than 14. That includes the driver as well. Okay, so credit आपको तभी मिलेगा जब उसका बैठने का जो कैपेसिटी है वो 14 है या 14 से ज़्यादा है. अदरवाइज क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल. अगर क्रेडिट आपको मिल रहा है, मतलब इन केस वेयर सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 14, तब आपका उसको रिपेयर और सर्विसिंग कराने का भी जो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ा है सर्विसिंग पे, सो दैट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर क्रेडिट. ओके, सो ये रहा. और दूसरा कि जहाँ पे अगर आपका सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 14 है, क्रेडिट आपको मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है. क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आप उस मोटर व्हीकल को आइदर परचेज करते हैं फॉर लीजिंग, हायरिंग और रेंटिंग, और इट इज यूज्ड फॉर रीसेल और transport by transport operators or in a driving school. So there are specific conditions under which this credit will be available in a case where motor vehicles सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 14. मतलब वो स्पेसिफिक कैटेगरीज है, जैसे कि आप उसको लीज पे दे रहे हैं या रीसेल कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट करवा और बाई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का सर्विस है या ड्राइविंग स्कूल में यूज हो, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा. अदर केसेस में क्रेडिट नहीं मिलेगा. जैसे मैंने कि आपको पहले बताया है कि जहाँ अगर क्रेडिट आपको उसके परचेज पे मिला, तो आपको उसका सर्विसिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और एनी अदर रिपेयर कॉस्ट विल ऑल्सो बी एलिजिबल एज क्रेडिट. सो डिपेंड करता है कि आपको मोटर व्हीकल पे क्रेडिट मिला है कि नहीं मिला. अगर मिला है तो फिर उसका सब्सिक्वेंट कॉस्ट एंड रिपेयर्स पे भी आपको क्रेडिट मिलेगा. तो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए तो ये था, जहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 14 है या 14 से कम है, या तो उस केसेस में दो कंडीशन है हमारे. अगर मोटर व्हीकल ऐसा है कि जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि ट्रक्स हो गया या ट्रेलर हो गया, तो इन दैट केस क्रेडिट इज एलिजिबल. वहाँ पे कोई क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आपके बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होता है, आइदर इट इज ए कैपिटल गुड्स और इनपुट, देन इट इज एलिजिबल एज क्रेडिट्स. ओके, सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन यहाँ पे है कि अगर मोटर व्हीकल को आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करेंगे तो क्रेडिट हमेशा मिलेगा. लेकिन अगर मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है तो क्रेडिट तभी मिलेगा आपको अगर आपका सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोटर व्हीकल इज 14 या उससे ज़्यादा है. और दूसरा केस में तब मिलेगा जब आप उसको रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं या ड्राइविंग स्कूल में यूज़ कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं बाई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और उसको लीजिंग, हायरिंग या और में भी यूज़ कर रहे हैं, तब आपको क्रेडिट मिलेगा. अदरवाइज नहीं मिलेगा. जहाँ पे भी आपको मोटर व्हीकल क्रेडिट मिलेगा तो उसका रिपेयर, सर्विसिंग, इंश्योरेंस का भी क्रेडिट आपको मिलेगा. मतलब जहाँ पे क्रेडिट आपको मोटर व्हीकल्स का परचेज का नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अदर कॉस्ट भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. तो प्रोविजन इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड 3 प्रोविजन है इसमें, बहुत आपको याद रखना है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट. व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट का भी वेरी सिमिलर प्रोविजन लाइक द मोटर व्हीकल. तो क्रेडिट यहाँ पे तभी मिलेगा जब उसको यूज किया जा रहा है रीसेल के लिए या रेंटिंग के लिए या लीजिंग के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए या ड्राइविंग स्कूल में. ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी अगर आप खरीद रहे हैं कोई व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट को, तब भी आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा. मतलब
इसका पर्पज यही है कि आपका एक आउटवर्ड टैक्सेबल सर्विस होना चाहिए सिमिलर नेचर का, या उसको यूज करके आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी जाके आपको क्रेडिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट को, या अदर देन दिस पर्पज के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, सो सो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट आपने समझ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फूड्स एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्विसेज। सो ये सब आइटम में आपको क्रेडिट जनरली नहीं मिलता है, बट क्रेडिट मिलेगा अगर आपका इनवर्ड एंड आउटवर्ड सर्विस का जो कैटेगरी है दैट इज सेम। मतलब अगर आप आउटडोर कैटरिंग का सर्विस ले रहे हैं और आउटडोर कैटरिंग सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, देन आपको क्रेडिट मिलेगा। और आपको क्रेडिट तब भी मिलेगा जब आप उसको एक कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का यूज कर रहे हैं। मतलब आप एक आउटडोर कैटरिंग का सर्विस लिए हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग एन इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। तो इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई टाइप का होता है कि आपको उसमें जगह देना रहता है, उसमें आपको खाना देना रहता है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ अदर फैसिलिटीज देना रहता है। तो उस केस में क्या हो कि आप खाना का सर्विस ले रहे हैं एंड यू आर रेंडरिंग एन कंपोजिट सर्विस। तो इन दैट केस इवेंट मैनेजमेंट सर्विस इज कंपोजिट वन, तो उस केस में भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि दो ही ऐसे तो क्रेडिट डिसअलाउड है, बट क्रेडिट तभी मिलेगा अगर आपका आउटवर्ड एंड इनवर्ड सर्विस इज सेम और द आउटवर्ड सर्विस इज इन द नेचर ऑफ कंपोजिट और द मिक्स सप्लाई, तभी जाके आपको क्रेडिट मिलेगा। Moving to the next part of the block credit is the membership of club, health and fitness center, travel benefits to employees and vacation. तो ये सब केसेस में क्या है कि आपको आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। ये सब जनरली सर्विसेज क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करती है या सब्सिडाइज कॉस्ट में प्रोवाइड करती है। तो इन दैट केस क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू दी बिजनेस और दी कंपनीज और दी फर्म्स, ओके, बिकॉज ये सब क्या है जनरली फॉर दी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज और द इंजॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज होता है। सो यहाँ पे क्रेडिट स्पेसिफिकली डिसअलाउड है। So now moving to the next part is the rent a car, life insurance and health insurance. So ये सब केसेस में क्या है कि क्रेडिट तभी मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया फूड्स एंड बेवरेजेस या आउटडोर कैटरिंग के केसेस में क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपका इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई का जो कैटेगरी है दैट वुड बी द सेम, ठीक है। अदरवाइज और इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई आउटवर्ड सर्विसेज, तभी जाके क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कि आप पंडाल एंड समियाना एक सर्विस दे रहे हैं शादी में। क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि आप एक रेंट अ कैब का सर्विस लिए ताकि आपका जो गेस्ट है उसको ला और ड्रॉप कर सके, बट यू आर रेंडरिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ पंडाल एंड सिरेना और इवेंट मैनेजमेंट। तो उसमें क्या है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। तो रेंट अ कैब का फिर सर्विस लिए है, यू आर रेंडरिंग दैट आउटवर्ड सर्विस, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिलेगा, ओके। सो इवन आपको क्रेडिट इससे तीन चार जो हेड है वहाँ पे क्रेडिट आपको फिर तब भी मिलेगा जबकि इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच सर्विसेज। मतलब कहीं पे अगर जैसे कर्नाटका में क्या है कि इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड व्हीकल सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर लोकेशन टू ऑफिस एंड टू एंड फ्रो। तो उस तरह का है। तो यहाँ पे क्या है कि that is required by the law, okay. So in that case credit is eligible in case of rent a cab service. So very clear is the provision, मतलब यहाँ पे भी आपका restriction है, but yeah, credit is allowed subject to certain restrictions. So now moving to the next part, that is works contract services supplied for construction of immovable property other than plant and machinery. तो यहाँ पे भी आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब इट इज यूज्ड फॉर दी इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपका जो आउटवर्ड सर्विस है दैट शुड बी ऑल्सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हाँ, एंड तभी जाके आपको क्रेडिट मिलेगा। अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में भी, अदर में प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड किया गया है। कंस्ट्रक्शन का क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे, एंड प्लांट एंड मशीनरी का क्या डेफिनेशन है वो भी हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है वो लेफ्ट बॉटम साइड में आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन और अल्ट्रेशन और रिक्वेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब एनी एक्टिविटी जहाँ पे एक कैपिटलाइजेशन इन्वॉल्व है, रिपेयर्स इन्वॉल्व है या अल्ट्रेशन इन्वॉल्व है या एडिशन इन्वॉल्व है, तो वो सारा चीज़ जो है
कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब वो आपके बुक्स में एज अ कैपिटल एसेट्स रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तभी जाके आपको ये कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आएगा एज पर GST एक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस का क्रेडिट आपको तभी मिलेगा when you are taking that service as an input service and providing an output service, that is a works contract services. So very important. बट प्लांट एंड मशीनरी इससे एक्सक्लूडेड है। और प्लांट एंड मशीनरी का जो डेफिनेशन है वो भी हम भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक समझने के बाद। सो नेक्स्ट केस वेयर वी क्रेडिट इज दिस अलाउड, तो गुड्स और सर्विसेज रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर आप एक कंपनी है और आप गुड्स और सर्विस खरीद रहे हैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ओके, सिविल का बिल्डिंग बनाए और या ऑफिस बिल्डिंग बनाए, तो उस केसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इवन इफ आप उस बिल्डिंग में बैठ के अपना ऑफिस का सारा काम करते हैं या फैक्ट्री का सारा काम करते हैं, फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब अगर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बना है वो एक प्लांट एंड मशीनरी है, अगर मतलब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए हुआ है, तब जाके आपको क्रेडिट मिलेगा। तो व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी, लेट्स अंडरस्टैंड। तो प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाई फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब ये कोई apparatus है या इक्विपमेंट है या मशीनरी है जो कि आपको जमीन में फिक्स किया गया है थ्रू अ फाउंडेशन और कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट देकर, दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंक्लूड सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स बट एक्सक्लूड्स लैंड बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड कंट्री। तो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया गया कि कुछ ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट या प्लांट मशीनरी जिसको कि आपने जमीन में फिक्स किया हुआ है either through support of some structures or through a foundation. That foundation can be of civil also, that are used for, मतलब उस plant machinery is very important for making your outward supply of service, okay, goods and service. और and then in that case क्या होता है कि वो apparatus तो equipment माना ही जाता है, मतलब plant machinery माना ही जाता है, and even that structural support or its foundation is also treated as a plant and machinery. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है आपको कि प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया लैंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन रेट्स आउटसाइड द फैक्ट्री। मतलब अगर कोई पाइपलाइन अगर फैक्ट्री के बाहर लगाया जाता है तो उस पर क्रेडिट डिसअलाउड है स्पेसिफिकली। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, मतलब आप कोई गुड्स और सर्विसेज खरीद लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी which is not plant and machinery, तब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा even if you are using it for the purpose of your business, okay। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। तो हम लोग अब मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, जहाँ पे हमने कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस को डिस्कस किया है। दो दे आर वेरी सिंपल बट या वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अदरवाइज नॉन कंप्लायंस में रिजल्ट इनटू इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो लेट्स मूव। तो टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड अंडर सेक्शन 10, मतलब जहाँ पे आपने कोई गुड्स परचेज किया है एक कंपोजिशन डीलर से, मतलब कंपोजिशन डीलर तो क्या है कि एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, तो उस केसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा इवन बिकॉज वो लोग इनवॉइस में टैक्स को चार्ज नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि मतलब जहाँ पे आपने कंपोजिशन डीलर से खरीदा है माल, वहाँ पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते बिकॉज यू डोंट हैव द इनवॉइस ऑल्सो। द नेक्स्ट पार्ट इज गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर दी पर्सनल कंजम्पशन। मतलब अगर आप कोई गुड्स या सर्विस अपने बिजनेस के लिए लाए थे बट आपने अपना पर्सनल यूज़ के लिए उसको लगा दिया, जैसे कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा और उस कंप्यूटर को आप घर पे लगा दिया, मेरे बच्चों के यूज़ के लिए लगा दिए, तो फिर आपको उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, बट अगर आप ऑफिस यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर को, तब आपको वो क्रेडिट मिलेगा बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। The next part is goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free supplies। मतलब अगर आपने कुछ गुड्स खरीदा था जो कि रास्ते में खो गया है या चोरी हो गया है उस फैक्ट्री से या डिस्ट्रॉय हो गया किसी रीजन से, या आपने बुक्स में राइट ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, या आपने फ्री इशू दे दिया उसको, मतलब फ्री में बांट दिया, पैसा नहीं दिया, कंसिडरेशन नहीं दिया उसको देने के लिए, तब भी आपको क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा। क्रेडिट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड इन दिस केसेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जहाँ पे आपने कोई गुड्स खरीदा था बट वो खो गया है या चोरी हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया या राइट ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ
फिजिकल वेरिफिकेशन में जो शॉर्टेज मिलता है उसके कारण से अगर बुक्स में राइट ऑफ कर देना शुरू का तो उसका भी क्रेडिट आपको रिवर्स करना चाहिए। So now moving to the next part. So any tax paid in accordance with the provisions of section 17(4) और सेक्शन 129 और सेक्शन 130। तो ये तीन सेक्शन जो है यहाँ पे आप टैक्स पेमेंट तो कर रहे हैं बट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टैक्स आपने पेमेंट किया है बिकॉज यू हैड अर्लियर पेड शॉर्ट टैक्सेस और आपने गलती से कोई गलत रिफंड दिया था गवर्नमेंट से, तब आपको गवर्नमेंट क्या है डिमांड कर रही है टैक्सेस पेमेंट करने के लिए। तो ये सर दिस इज नॉट एन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर यू। ओके, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑफ दिस आइटम्स। इवन 129 में क्या है कि मान लीजिए आपका कोई गुड्स था या कन्वेंस था वो सीज कर लिया गया था, उसको रिलीज करने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ा है इन द नेचर ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ पेनल्टी एंड नॉट इज इन द नेचर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर यू। सिमिलरली अगर आपको कोई गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिया गया था बिकॉज ऑफ certain non-compliances on your part, so in that case also credit will not be eligible for taxes paid on demand. So very important provisions in this part. So now moving to the next part, goods or services are both received by non-resident taxable person within India except on goods imported by him shall not be allowed। मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिसको कि जनरली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाता है विद इन इंडिया, तो क्या होगा कि उसको क्रेडिट जो वो गुड्स और सर्विस इंडिया में ले रहा है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसको क्रेडिट सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना कि उसने गुड्स खरीदा है बाहर से, मतलब जो कि कस्टम्स में पेमेंट उसने किया है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो उसको क्रेडिट उसका मिलेगा बट नॉट इन द केस ऑफ एनी अदर सर्विस दैट ही हैज टेकन इन इंडिया। So very important provision that is applicable for non-resident taxable person. So this is the way this covers the entire block credit part. So in a single slide I have tried to explain the entire block credit. Plus I'll invite comments or any other queries that you have. You can mail it to me or write in the comment box. Okay, so or we can discuss as per your convenience if required. So we invite your comments and also let me have your feedback on the this provision or explanation of this slide. And if required, I'll make a separate slide for explaining each and every item in very detail if required. So thank you. I hope you will find this slide very useful. Even the students may find this slide very useful because उनको क्या है कि जनरली 15-20 पन्ने का ये टॉपिक करना रहता है जो कि मैंने एक स्लाइड में समझाया है आपको। सो आई होप यू विल फाइंड दिस वेरी स्लाइड। इफ यू like this presentation, please like and subscribe my channel and also press the bell button so that you can get any information, any update regarding my channel whenever a new presentation comes up. So thank you friends, we'll meet next time. Thank you.